Now, next reason responsible for the decline was crisis in जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम। अब ये मुगल्स ने बेसिकली जागीरदारी सिस्टम एंड मनसबदारी सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया था? जस्ट बिकॉज फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, बट बोथ प्रूव टू बी द कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ देयर एम्पायर। ओके, इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था, बट यही दोनों सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम एंड मनसबदारी सिस्टम, उनके कॉज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। ओके, अब देखते हैं कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बताया था आपको कि मुग़ल एम्पायर जो था वो बहुत ही बड़ा एम्पायर था, वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। तो अब इतने वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए, तो उन्होंने जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले हम देखते हैं जागीरदारी। ओके, अब ये जागीरदारी सिस्टम क्या था? फॉर एग्जांपल, ये इनका ऑल ओवर कंट्रोल था और ये कहाँ से रूल करते थे? एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल ये दिल्ली हो गई, तो यहाँ से रूल करते थे। तो अब पूरे इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया था? पूरे इंडिया को स्मॉल स्मॉल जागीर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। जागीर मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। ओके, जागीर का क्या मतलब? पीस ऑफ लैंड, एंड उस पीस ऑफ लैंड को जो होल्ड करता है उसे क्या बोलेंगे? जागीरदार। ओके, उसे जागीरदार। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ जागीर, दिस इज़ अनदर जागीर। अब ये डिपेंड करता है, जागीर छोटी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो सबसे बड़ी जागीर होती थी वो किसको दी जाती थी? राजा महाराजाओं को, जिन्होंने मुग़ल एम्पायर की सोवर्जिनिटी एक्सेप्ट कर ली है, उनको सुप्रीम मान लिया है। फॉर एग्जांपल, मुग़ल एम्पायर जब किसी भी राजपूत रूलर को डिफीट करता था तो उसे क्या कर देता था? जागीर दे देता था। अब वो राजपूत रूलर बेसिकली एनुअली क्या करता था? लैंड रेवेन्यू। अब ये जागीरदार जो होता था उसका काम क्या था? टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। ओके, अब ये जागीर हो गई, अ पीस ऑफ लैंड, एंड इसको जो ऑन करेगा वो क्या बोलेंगे? जागीरदार। फॉर एग्जांपल, मैं एक जागीरदार हूँ, तो मेरा काम क्या रहेगा? टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, एंड यहाँ से लैंड रेवेन्यू जो मैंने कलेक्ट किया है वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी को दे देना। सो बेसिकली ऑल लैंड रेवेन्यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री क्या जाएंगे? सेंट्रल अथॉरिटी को जाएंगे। ओके, सो इंडिया में ऐसे ही बहुत सारी पूरी जागीर डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, इसमें जागीरदारी सिस्टम में। ओके, अब ये जागीरदारी सिस्टम में मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ी जागीरदारी किसको दी जाती थी? सिंपली नोबल्स को दी जाती थी, या गवर्नर्स, एज वेल एज ये जो मुग़ल एम्परर के राजपूत रूलर जिन्होंने सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली है। ओके, तो इनका क्या काम रहता था? टैक्स कलेक्ट, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना एंड उसको देना। ओके, ये था। नेक्स्ट इज मनसबदारी सिस्टम। ओके, अब ये मनसबदारी सिस्टम क्या होता है? मनसबदारी सिस्टम बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कि अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था। अब ये मनसब का क्या मतलब है? मनसब मीन्स रैंक, रैंक और पोजीशन। ओके, एंड द रैंक होल्डर इज कॉल्ड मनसबदार। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई रैंक है तो मुझे क्या बोला जाएगा? एक मनसबदार बोला जाएगा। ओके, सो व्हाट वाज मनसबदारी सिस्टम? सिंपली मनसबदारी सिस्टम वाज रैंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स and determine their military duties and determine their military and civil duties। ओके, सो मैंने क्या बताया कि बेसिकली मनसब मीन्स रैंक, मनसबदारी मीन्स सिंपली रैंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ओके, अब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनकी रैंकिंग करना।
ओके, दैट इज़ फॉर एग्जांपल नंबर 1 मनसबदार ये होगा, नंबर 2 मनसबदार ये होगा, नंबर 3 ये। ओके, अब मनसबदार किस पर डिपेंड करता था, उसकी पोजीशन क्या गवर्नमेंट में है। ओके, सो सिंपली रैंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब ये क्यों किया था, सिंपली स्मूथ करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ करने के लिए। अब इनको क्या करनी पड़ती थी, ये जो मनसबदार थे इनको एक मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी एज वेल एज सिविल ड्यूटी दी जाती थी। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि बेसिकली अब इंडिया जो था, इंडिया बहुत बड़ा था। ओके, वेल सेंट्रलाइज इनका एडमिनिस्ट्रेशन था पूरे इंडिया पर, मुगल एम्पायर का। ओके, तो मैंने बताया था अब स्मूथ करने के लिए फॉर एग्जांपल किंग यहाँ से रूल करता था, तो इसने क्या कर दिया था, पूरे इंडिया में अलग अलग मनसबदार बैठा दिए थे। ओके, जैसे जागीरदार में पढ़ा था सेम वैसे ही मनसबदारी, जागीरदार का जो बेसिकली ऑफिशियल्स, जागीरदारी सिस्टम में बेसिकली लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो ऑफिशियल्स होते थे उन्हीं को क्या बोला जाता था, मनसबदार। ओके, सो जैसे एक किंग हो गया, राजपूत किंग हो गया, तो वो सबसे बड़ा मनसबदार होता था। अभी मैंने बताया मनसबदारी मीन्स रैंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल। सो इसमें सबसे बड़ा मनसबदार कौन होगा, मनसबदार सबसे बड़ा कौन कौन हो सकता है, या तो नोबल हो सकता है। ओके, नोबल, देन राजपूत किंग या फैमिली मेंबर। ओके, अब इनके पास कितने ट्रूप्स होते थे, अब इनको कितने यू कैन से सैनिक मेंटेन करने पड़ते, फॉर एग्जांपल सम अराउंड 10,000 ट्रूप्स मेंटेन करने पड़ते थे। देन सेकेंड मनसबदार को सम अराउंड 5,000 एंड थर्ड को, ऐसी बहुत सारी रैंकिंग थी एंड सो ऑन। लोवेस्ट मोस्ट जो रहता था उसको 10 सोल्जर्स मेंटेन करने पड़ते थे। ओके, अब ये सोल्जर्स क्यों मेंटेन करने पड़ते थे, क्योंकि ये वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। अब फॉर एग्जांपल मुगल रूलर का किसी कंट्री के साथ वॉर हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये जितने मनसबदार हैं ये मुगल रूलर को हेल्प करेंगे, वॉर के टाइम पर ये अपनी सर्विस देंगे। ओके, सो इनको मिलिट्री एज वेल एज सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जितने भी मनसबदार थे। ओके, सो ये क्या करते थे, ये बेसिकली हेल्प करते थे, किसको, मुगल रूलर को इन द केस ऑफ क्राइसिस। सो गॉट इट। सो मनसबदारी सिस्टम क्या था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। मनसबदारी सिस्टम मीन्स सिंपली रैंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल की पोजीशन और रैंक किस पर डिपेंड करेगी, सिंपली उसके पास कितने ट्रूप्स हैं, जितना ज़्यादा ट्रूप्स उसके पास होंगे उतना बड़ा मनसबदार। ओके, जितना छोटा, जितने कम सैनिक उतनी लोवेस्ट उसकी रैंकिंग। गॉट इट। सो ये मनसबदारी सिस्टम था। सो जागीरदारी सिस्टम हमने पढ़ा, देन मनसबदारी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ा। अब ये जागीरदारी सिस्टम जो था, अब ये 17th सेंचुरी में क्या हुआ, बेसिकली देयर ग्रू अ पॉसिटी ऑफ द जागीर ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर्स। अब ये मुग़ल एम्परर, लेटर मुग़ल एम्पायर क्या करने लगे, अब ये जो जागीरदार थे, जो नोबल्स थे एज वेल एज जो राजपूत किंग थे, देन मराठास को भी जागीर दी गई। तो बेसिकली अब इन लोगों ने जो रॉयल जागीर होती थी, जो किंग के डायरेक्टली कंट्रोल जागीर, लैंड जो किंग के डायरेक्ट कंट्रोल में था, अब इनका भी इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे और डिवीज़न करने लगे। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली सी दिस, फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी जो जागीर थी ये किंग के अंडर कंट्रोल में थी, तो अब इनका भी इन्होंने जागीरदार को प्लीज़ करने के लिए, और ये जो छोटे छोटे किंग थे इनको प्लीज़ करने के लिए इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट जागीरदारी ख़त्म की। तो अब इन्होंने अपनी भी जागीर बेच दी, तो इससे क्या हुआ, इनके पास अब लैंड रेवेन्यू नहीं आने लगा, कम आने लगा। एंड अगर लैंड रेवेन्यू कम आएगा तो क्या होगा, एम्पायर वीक होगा, क्योंकि वो आर्मी वेल मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो अपने ऑफिसर्स को सैलरी नहीं दे पाएगा। सो बेसिकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी देयर ग्रू अ पॉसिटी ऑफ द जागीर ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर्स। ओके, अब ये क्राउन लैंड्स आई टोल्ड यू राइट नाउ दैट वाज कन्वर्टेड टू जागीर्स इन ऑर्डर टू अपीज द न्यू जागीरदार्स।
द मूव वॉज अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस फॉर द स्टेट ट्रेजरी एंड पावर्स ऑफ द रूलर डिक्लाइन टू। अब ये क्यों? क्योंकि अब इन्होंने ये जो क्राउन लैंड था इसको जागीर में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी इससे जो डायरेक्टली टैक्स किंग को आता था अब नहीं आने लगा। अब इससे क्या हुआ, बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ स्टेट को, एंड किंग की जो पावर थी वो क्या हुई, डिक्लाइन हुई। क्यों? क्योंकि किंग कब पावरफुल होगा, जब उसकी बेसिकली इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, उसकी बेसिकली क्या, उसको जितना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू मिलेगा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। अब यहाँ जागीरदारी सिस्टम से बेसिकली क्या हुआ, इनकी डिक्लाइन हुआ, रूल डिक्लाइन हुआ। ओके, अब ये मनसबदारी सिस्टम, सो मनसबदारी सिस्टम अभी मैंने बताया कि जस्ट बिकॉज मनसबदारी सिस्टम की वजह से ये जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी ये वीक हो गई। क्यों? क्योंकि अब मनसबदार जो थे उनको अच्छी जागीर नहीं मिल पाती थी। ओके, अब मनसबदार को अगर अच्छी जागीर, ल्यूक्रेटिव जागीर नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो लॉयल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर उनको अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो अच्छा अपना ट्रूप वेल मेंटेन करेंगे, एंड इन द केस ऑफ क्राइसिस अगर जब मुग़ल रूलर को ज़रूरत होगी वॉर की तो वो क्या करेंगे, मुग़ल रूलर को हेल्प करेंगे। अब ये मनसबदार जो थे बेसिकली, अब ये जो राजपूत किंग थे अब इनको अच्छी जागीर नहीं मिलने लगी। ओके, तो अब ये लॉयल नहीं रहे, दे वर नॉट लॉयल, अब ये लॉयल नहीं रहे, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ मुग़ल एम्पायर। क्यों? कि मुग़ल रूलर्स नाउ बिकेम वीक एंड कुड नॉट लॉन्गर एनफोर्स डिसिप्लिन। अब इनके वीक होने की वजह से अब ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते थे। अब मैंने बताया था कि मनसबदार को क्या करना पड़ता था, ही वॉज सपोज टू मेंटेन ट्रूप्स टू हेल्प द एम्परर व्हेन द नीड अरोज। अगर किसी दूसरे किंग से वॉर हुआ तो बेसिकली मनसबदार को क्या करना पड़ता था, अपने ट्रूप सप्लाई करने पड़ते थे, किंग की हेल्प करनी पड़ती थी। ओके, अब इसको बेसिकली टू मेंटेन हिज हाउस होल्ड एंड ट्रूप्स। अब हाउस होल्ड मीन्स अपना घर का खर्चा एज वेल एज आर्मी मेंटेन करने के लिए इनको क्या दिया जाता था, जागीर दिया जाता था। जागीर मीन्स अ पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड दिया जाता था कि आप क्या करो, उसी से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो, कुछ हमें दे दो और कुछ अपने पास रख लो और अपनी ट्रूप्स को मेंटेन करो। ओके, बट दिस सिस्टम क्रैश एज देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ गुड जागीर्स। अब ये सिस्टम क्या हुआ, धीरे धीरे क्रैश होने लगा क्योंकि जितना भी लैंड था धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। ओके, सो यहाँ जो अच्छी जागीर्स थी, जो गुड जागीर्स थी, उनको उनकी कमी होने लगी। एज अ रिजल्ट मनसबदार वेर अनेबल टू मेंटेन द रिक्वायर्ड ट्रूप। अब इनके पास अगर पैसा ही नहीं आएगा, लैंड रेवेन्यू नहीं आएगा तो ये सोल्जर्स को सैलरी कैसे देंगे। एज अ रिजल्ट बेसिकली क्या हुआ, यहाँ ये ट्रूप्स को मेंटेन नहीं करने लगे, एंड अगर ये मनसबदार की ही ट्रूप्स अच्छे नहीं होंगे तो सिंपली क्या होगा, इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी मुग़ल एम्पायर की, दैट विल बी वीक। सो इससे क्या हुआ, बेसिकली इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो थी वो बहुत ही वीक होने लगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो मनसबदार थे यही तो इनके मिलिट्री स्ट्रेंथ थी। जितना अच्छा मनसबदार उतना पावरफुल रूलर। फॉर एग्जांपल अकबर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी, उसके जो मनसबदार थे वो बहुत ही लॉयल थे। ओके, सेक्युलरिज्म पर उसने ज़्यादा फोकस किया था, इसलिए वो इंडिया पर इतने दिनों तक रूल कर पाया। गॉट इट?